dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी. सो वेलकम टू टुडेज़ क्लास. आज की क्लास में हम नेटवर्किंग चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे. पिछली क्लास में हमने देखा
कि क्या नेटवर्क कैसे फॉर्म होता है, नेटवर्क फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे नेटवर्क की। और फिर हमने डिवाइड किया नेटवर्क को डिफरेंट जोग्राफिकल स्कोप के हिसाब से, छोटे से बड़े तक, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिर वाइड एरिया नेटवर्क्स। उसके बाद हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे बनता है, बैकबोन नेटवर्क्स क्या है और इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या क्या है। अ वेरी गुड आफ्टरनून नमन संख्या। तो बेसिकली आगे मूव करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक से, और आज का हमारा टॉपिक जहाँ से हम नेटवर्क्स की शुरुआत करने वाले हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क के डिफरेंट एलिमेंट्स, चाहे वो लिंक्स हैं, नोड्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं, इनके बीच कनेक्शन का लेआउट तैयार करना। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी नेटवर्क की शेप या स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। नेटवर्क टोपोलॉजीज की दो मेन कैटेगरीज हैं। पहली है फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है केबल्स और डिवाइसेस का एक्चुअल फिजिकल लेआउट, मतलब डिवाइसेस एक्चुअली फिजिकली वायर से कैसे कनेक्ट की जाती हैं, इसे हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। और अगर हम लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो लॉजिकल टोपोलॉजी बताती है कि नेटवर्क में डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे ट्रेवल करता है बिना फिजिकल कंडीशंस का, बिना फिजिकल कनेक्शंस का ध्यान देते हुए। तो बेसिकली हम बात करेंगे इन सारी तरह की टोपोलॉजीज़ की। तो करते हैं शुरुआत मैश टोपोलॉजी से। नाउ मैश टोपोलॉजी क्या है? मैश टोपोलॉजी जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैश टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हर नोड, चाहे वो कंप्यूटर हो या डिवाइस, वो डायरेक्टली हर दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। इसीलिए इसको हम फुली कनेक्टेड नेटवर्क भी कह सकते हैं। इस टाइप के नेटवर्क में स्विचिंग या ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम मैश टोपोलॉजी का प्रैक्टिकल नेटवर्क की बात करें तो ये बहुत ही कॉस्टली और कम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे नेटवर्क तो इजीली बनाए जा सकते हैं जहां नोड्स के नंबर कम हो, लेकिन अगर नोड्स के नंबर ज़्यादा होंगे तो बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा वायरिंग इसमें हो जाएगी। अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो फुल मैश बनाने के लिए आपको कितने नोड्स चाहिए? डायग्राम में यहाँ पर स्लाइड में मैंने मेंशन भी किया है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर आपके पास 5 PCs हैं तो 5 PC को कनेक्ट करने के लिए यू रिक्वायर 5 इंटू 4 विच इज़ 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 10। तो 10 है। आप ये वायर्स को फिजिकली काउंट कर सकते हैं। तो छोटे से नेटवर्क में ही बनाने के लिए 10 वायर्स, और हर PC में 5 या 4 आपके नेटवर्किंग NIC कार्ड्स। तो बेसिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है फॉर लार्जर साइजेस के लिए। बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी की ओर। इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो किसी भी टोपोलॉजी में या कोई भी, तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी की ओर। अब अगली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। डायग्राम में देखिए, एक सेंट्रल हब है और सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। अगर आपने अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में या ऑफिसेज में कोई ऐसा स्विच देखा है जहाँ पर सारे डिवाइसेस आके कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्टार टोपोलॉजी ही है। स्टार टोपोलॉजी में हर नेटवर्क होस्ट जो है वो एक सेंट्रल हब या स्विच से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होता है। इस नेटवर्क में हब सिग्नल रिपीटर की तरह काम करता है, मतलब एक डिवाइस से आने वाले सिग्नल को दूसरे डिवाइस तक फॉरवर्ड करना इसी रिपीटर का काम है। स्टार टोपोलॉजी को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी माना जाता है। वाई? बिकॉज सेंट्रल हब है। अगर आपको चाहिए आप हब प्लेस कीजिए और सारे के सारे PC उसमें कनेक्ट कर दीजिए। इसीलिए ये सबसे कॉमनली यूज्ड टोपोलॉजी है। वेरी गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी की ओर। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सर्कुलर फैशन में डेटा ट्रेवल हो रहा है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक डिवाइस से डेटा जो है वो आउटपुट है वो दूसरे डिवाइस में एज इनपुट फीड किया जाता है। तो रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें डिवाइसेस सर्कुलर शेप में कनेक्ट होती हैं। इसमें डेटा एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और
अराउंड इस तरह से ट्रेवल करता है कि हर डिवाइस इसमें रिपीटर की तरह काम कर सके, और इससे सिग्नल जो है आपका स्ट्रांग बना रहता है जब वो नेक्स्ट डिवाइस पर जाता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें तो हर डिवाइस इसमें इनकमिंग सिग्नल जो रिसीव कर रही है और आउटगोइंग सिग्नल जो सेंड ट्रांसमिट कर रही है वो हर डिवाइस का काम है। और रिंग टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज क्या है? रिंग टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज है कि आपका अगर साइज कितना भी बड़ा हो, बेसिकली जो वायर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, और जो हमारा हब था उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लग रही है। बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी की ओर। प्रवीण कुमार, कौन से एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं आप? चलिए बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी की ओर, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जैसे आपने देखा इट इज़ वेरी सिमिलर टू रिंग, बट उसमें क्या था, हमारे पास रिंग में सर्कुलर फैशन था, इसमें एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिसमें मल्टीपल ड्रॉप लाइंस के थ्रू हमारे नोड्स कनेक्टेड हैं। बस टोपोलॉजी में जो नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं, ये एक सिंगल मेन केबल, जिसे आप कॉमन भाषा में बस या बैकबोन भी कह सकते हैं। आपको शायद याद होगा लैन में भी मैंने एक ऐसा ही केबल मल्टी बिल्डिंग लैन में यूज़ किया था। इससे सब कनेक्ट हो जाते हैं और इससे केबल को सिर्फ 2 एंड पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। ये जो 2 एंड पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं, केबल एंड्स, केबल टर्मिनेटर्स भी कह सकते हैं, और ये ही एंड पॉइंट्स के बीच में जो मीडियम है उसी के थ्रू डेटा ट्रेवल होता है। और जब भी कोई डिवाइस डेटा सेंड करता है तो वो पूरी की पूरी केबल पर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और नेटवर्क के सभी नोड्स उस डेटा को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ इंटेंडेड यूज़र है वो ही उसे एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज सिग्नल में कोई भी इसको एक्सेस करेगा तो आपका डेटा जो है वो किसी और के पास भी जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। हम डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, जबकि मैश टोपोलॉजी में उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम डायरेक्टली दोनों नोड्स के बीच में कनेक्टेड थे। तो इस टोपोलॉजी में केबल के दोनों एंड्स पर जो टर्मिनेटर लगाए हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं ताकि सिग्नल एक तो रिफ्लेक्ट ना हो और नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली काम करता रहे। बस टोपोलॉजी जो है वो सबसे सिंपल, सबसे लो कॉस्ट होती है, लेकिन अगर केबल फेल हो जाए तो बिल्कुल नेटवर्क ज़ीरो, नेटवर्क हमारा बंद हो जाता है। तो सेफ्टी के हिसाब से या फिर लॉन्ग लाइफ के हिसाब से हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें कॉस्ट जो है वो कम चाहिए हो। CCC का एडमिट कार्ड प्रवीण विल बी अवेलेबल सून। आपका नॉर्मली 10th तक आ जाता है, 10-12 तक, और एग्ज़ाम जो है वो 20 के अराउंड होगा। बट आप student.nilet.gov.in ये वेबसाइट है, आप इस पर अपडेट्स चेक करते रहें। बढ़ते हैं आगे की ओर अगली टोपोलॉजी पर। ये है हमारी ट्री टोपोलॉजी। अब एक बार हम स्टार टोपोलॉजी की बात दोबारा करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा एक सेंट्रल हब है और सारे के सारे डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो स्टार टोपोलॉजी में हब है उस पर इतना लोड हो जाता है, जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होगा वैसे वैसे उतना ज़्यादा लोड हो जाएगा, और हो सकता है उस वजह से वो लोड बियर नहीं करे, फेल हो जाए, या फिर डिफरेंट चीज़ें जो हमारे टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर सेक्शन में रहनी चाहिए वो स्टार टोपोलॉजी की वजह से पूरे में फैल रही है। तो अभी यहाँ पर हम स्टार टोपोलॉजी को थोड़ा सा छोटे छोटे टोपोलॉजीज में ब्रेक कर रहे हैं और उसको सेंट्रली उसी हब से कनेक्ट कर रहे हैं, और इस टोपोलॉजी का नाम हम देते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर की वजह से ही मैंने इसे ट्री टोपोलॉजी कहा है। आप ऊपर वाले हब को प्राइमरी हब कह सकते हैं, नीचे वाले हब्स को सेकेंडरी हब्स, फिर टर्शरी हब्स। तो हायरार्की के हिसाब से आप इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली एक सेंट्रल रूट नोड है जो टॉप लेवल पर होता है, और ये जो रूट नोड है ये एक से ज़्यादा लोअर लेवल तक जा सकता है। बेसिकली क्या है, मान लेते हैं जो लेफ्ट हैंड पे हमारा एक छोटा सा 3 पीसीज का नेटवर्क है, अगर इन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये अपने वाले हब से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों सेक्शंस को एक दूसरे सेक्शन से कम्युनिकेट करना है तब हमें रूट नोड की बात करें या उसे सेंट्रल हब बोले उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये रूट नोड
जो है ये नोड्स को आगे के नेटवर्क से कनेक्ट करता है और ब्रांचिंग क्रिएट करता है। तो सिंपल वर्ड्स में ट्री टोपोलॉजी जो है वो बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स हैं और एक मेन बैकबोन केबल से कनेक्टेड है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास नेटवर्क लेवल्स हैं और हायरार्की में ऑर्गेनाइज होता है, और जो सेंट्रल रूट नोड है वही उसे कंट्रोल करता है। और ये टोपोलॉजी जो है जो ज़्यादा बड़े ऑफिसेज, स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली आपने जो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ पढ़ी, जैसे अभी हमने स्टार पढ़ी जिसमें सेंट्रल कनेक्शन था, रिंग पढ़ी जब सर्कुलर फैशन में डेटा मूवमेंट चाहिए था, बस पढ़ी जब हमारे को कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव करनी थी, और छोटे नेटवर्क्स के लिए हमने कहा मैश बेटर है, बट जहाँ पर हमारा कॉस्ट हमें बियर कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ऑफिसेज में या स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पर भी आपको एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म करना हो। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो हम ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की ओर, जो कि है हाइब्रिड टोपोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ हाइब्रिड टोपोलॉजी? ये एक से ज़्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो, आप डायग्राम में देख सकते हैं देयर इज़ अ ट्री, क्योंकि मल्टी लेवल शो हो रहा है तो स्टार भी है, रिंग की फॉर्म में भी एक नेटवर्क है, बस की फॉर्म में भी एक नेटवर्क है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह की टोपोलॉजी हो सकती है। तो बेसिकली हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? ये वो है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। मतलब एक ही नेटवर्क में मल्टीपल टोपोलॉजीज़ को मिलाकर काम किया जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है लार्ज और कम्प्लेक्स नेटवर्क्स को बनाने में, और जहाँ इस तरह की रिक्वायरमेंट है जहाँ अलग अलग टोपोलॉजीज़ को कंबाइन किया जाए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने स्टार रिंग, स्टार बस का एग्जाम्पल लिया है। स्टार रिंग नेटवर्क क्या होगा? स्टार रिंग नेटवर्क होगा जिसमें दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ होंगी, एटलीस्ट एक स्टार और एक जो है वो रिंग की फॉर्म में कनेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको डेटा को रिंग पैटर्न में चलाना है या डेटा को ट्री पैटर्न में चलाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्टार बस की बात करें तो स्टार बस नेटवर्क में भी मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज़ हो सकती हैं और एक सेंट्रल बस केबल हो सकती है जो उन मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो उस केबल को हम बैकबोन कह सकते हैं और उस टोपोलॉजी को स्टार बस टोपोलॉजी कहा जा सकता है। तो ये था हमारा कुछ टोपोलॉजीज़ के बारे में। अगर आपको कुछ टोपोलॉजी से रिलेटेड पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर 6 है ये नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के बारे में है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दी थी, बट थोड़ी सी अगर हम रिपीटेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर यूनिट जो है ये कवर करता है हमारा कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, कंसेप्ट ऑफ लैंडमैन वैन। देन ये हमने लास्ट क्लास में किया था, और आज जो हम करने वाले हैं वो है टोपोलॉजीज़ क्या है, आईपी एड्रेसिंग क्या है, वेबसाइट क्या है, और कुछ बेसिक छोटे छोटे से कंसेप्ट्स भी हैं। तो आज हम इस चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, नहीं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ वेबसाइट। देखिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। व्हाट इज़ अ वेबसाइट, व्हाट इज़ अ वेब पेज, मुझे लगता है आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन सिलेबस का पार्ट है और इससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनाया भी जा सकते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल कर लेते हैं, ताकि आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। सो बेसिकली वेबसाइट क्या है? वेबसाइट रिलेटेड वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है जो एक ही डोमेन या एक ही एड्रेस के अंडर कवर किया जाता है। ये पेजेस जो हैं ये वेब सर्वर पर स्टोर किए जाते हैं, और वेबसाइट पर कुछ भी आपको जो भी दिखाना है, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियोस है, या कोई और लिंक आप उस पर दिखा सकते हैं। लोग जो है वो वेब ब्राउज़र जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, एज हो गया या फायरफॉक्स हो गया, इनकी हेल्प से किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और जो उस पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको देखा जा सकता है। वेबसाइट का यूज़ जो है वो इंफॉर्मेशन देने, सर्विस प्रोवाइड कराने या कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए
किया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं जो पढ़ाई या लर्निंग के लिए, और शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, या फिर कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो वेबसाइट्स के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रवीण जी ने पूछा कि सीसीसी के एडमिट कार्ड कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो वो उसका आंसर भी मेरे पास यही था कि सीसीसी के जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर मिलेंगे। तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप कहाँ से ले सकते हैं, वेबसाइट से। बढ़ते हैं आगे। अब वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक लोकेशन को बोलते हैं। यूनिक लोकेशन मतलब कि वो एड्रेस जो है वो किसी भी और वेबसाइट का नहीं होना चाहिए। इससे आप डोमेन नेम भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें डोमेन भी अवेलेबल होता है, और इसकी मदद से यूज़र्स इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को आसानी से ढूंढ सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम हमारे वेब ब्राउज़र में वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस टाइप करते हैं तो ब्राउज़र हमें उस पेज पर ले जाता है जहां पर वो वेबसाइट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे बेसिक वेबसाइट मैंने रेफ़र की है www.google.com। मुझे लगता है आप सबकी फेवरेट, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वेबसाइट है, सर्च इंजन है जिससे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप चाहें तो मुझे किसी और वेबसाइट का नाम बता सकते हैं चैट बॉक्स में, बट आई वुड ऑल्सो रेफर सम ऑफ देम, लाइक wikipedia.org है, amazon.com है। तो ये वेबसाइट का नाम है और साथ में जो उसका डोमेन आ रहा है मे बी वो उसका जेनरिक डोमेन हो, और अगर आगे डॉट लाइक gmail या google.co.in है तो उसमें कंट्री डोमेन है, IN फॉर कंट्री डोमेन, CO फॉर जेनरिक डोमेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे वेबसाइट के नाम हैं। एक वेबसाइट का नाम मुझे अगर चैट बॉक्स में मिल जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि somebody इज़ रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो। आप सब रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारी क्लास और इंटरेक्टिव बनती है और मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने में। तो हरिए प्लीज़ सिर्फ एक और वेबसाइट जो रेफ़र मैंने नहीं की है, आप उसे एक वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिए, कंप्लीट एड्रेस, सो दैट कि हम उसमें वर्ल्ड वाइड वेब भी देख सकें, हम उसमें जेनरिक डोमेन या कंट्री डोमेन अवेलेबल है तो वो भी देख सकें। हरिए प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड राहुल, बिल्कुल सही कहा आपने, नाइलेट की वेबसाइट ही है nilet.gov.in। और कोई और आंसर? हरिए प्लीज़, हरिए, आई वॉन्ट 2-3 आंसर्स, 2-3 वेबसाइट्स प्लीज़। अमृत जी, यूट्यूब आपने कहा, बट मैं आपसे कंप्लीट वेबसाइट चाह रहा हूँ। यही रीज़न था मेरा इस क्वेश्चन को पूछने का, क्योंकि आप लोग जो है जब वेबसाइट को रेफ़र करना है तो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे आंसर देंगे, लेकिन मैंने कहा मुझे वेबसाइट का एक कंप्लीट URL, एक कंप्लीट एड्रेस चाहिए। दैट एड्रेस शुड कंप्राइज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। आप उसके आगे ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे HTTP या HTTPS डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर वर्ल्ड वाइड वेब है, उसके बाद वेबसाइट का नाम है, फिर उसका डोमेन का एड्रेस है पूरा जिसमें जेनरिक डोमेन्स हैं, कंट्री डोमेन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ओके, वेरी गुड पंकज, आपने भी बिल्कुल सही कहा। www. जो भी आपने कहा facebook.com, तो ये भी आपका एक पूरा का पूरा वेबसाइट एड्रेस है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब URL क्या है? तो मैं काफ़ी टाइम से हमारी कंप्लीट URL की बात कर रहा हूँ। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ये बेसिकली क्या है? ये किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेब एड्रेस का कंप्लीट एड्रेस होता है। तो URL जो है वो इंटरनेट पर कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वेब पेज हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई फाइल हो, ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। यानी कि आपके पास जहाँ पर भी सर्वर पर वो साइट पर अवेलेबल है या जहाँ पर भी वो चीज़ें अवेलेबल है, उसका कंप्लीट एड्रेस को हम URL बोलते हैं। ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। यानी कि जब हम ब्राउज़र में URL टाइप करते हैं तो ब्राउज़र हमें उस वेब पेज पर ले जाता है और उसे ओपन कर देता है। एक URL के मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले होता है प्रोटोकॉल। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि आप गूगल से पहले भी रेफ़र कर सकते हैं या फेसबुक से पहले भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली HTTP या HTTPS, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। HTTP इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और वो सिक्योर के लिए, जो सिक्योर पेज है तो HTTPS का इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे पहला पार्ट जो आपके URL में होता है वो होता है प्रोटोकॉल।
उसके बाद है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या है? आपकी वेबसाइट का जो नाम है। उसके बाद आता है, अगर आप कोई पेज, वेब पेज को रेफर कर रहे हैं तो वो पाथ। तो वेब पेज या फाइल का एग्जैक्ट जो पाथ है उसे आप पूरा मिलाकर URL कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक दिया है www.example.com/index.html। तो जो फाइल हम एक्सेस कर रहे हैं वो क्या है? index.html। .html उसका फाइल एक्सटेंशन है। वेबसाइट का नाम है www.example.com और जिस ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को वो रेफ़र कर रहा है वो है HTTPS। तो ये था हमारा URL। इसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा IP एड्रेस। सो इससे पहले कि मैं IP एड्रेस की बात करूं, मैं सबसे पहले हमने उससे भी पहले एक टॉपिक रखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ IP एड्रेस। हमें IP एड्रेस की ज़रूरत क्यों है? तो बेसिकली जब भी कोई कंप्यूटर या डिवाइस, चलिए उससे पहले हम और बेसिक पर आते हैं, हमें किसी भी एड्रेस की क्यों ज़रूरत है। अगर आप IP एड्रेस की बात कर रहे हैं या कोई भी और एड्रेस, वो बेसिकली उसकी यूनिकनेस डिफाइन करने के लिए है। इंटरनेट पर मेरे पास बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे डेटा, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत कुछ, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। लेकिन मैं किसी भी चीज़ को एक्सेस कब कर पाऊंगा? जब मेरे पास एक यूनिक एड्रेस, यूनिक आइडेंटिटी होगा। तो वही चीज़ है IP एड्रेस। तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो जब भी कोई कंप्यूटर या डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसे एक IP एड्रेस दिया जाता है। IP एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो इंटरनेट पर हर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए। चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ अगर नेटवर्क का पार्ट है तो उसे एक एड्रेस चाहिए जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। सो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से हम सही डिवाइस, सही पेज या सही जगह पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको जब भी आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे उस टाइम पर एक टेम्परेरी IP एड्रेस दिया जाएगा जो सेशन ख़त्म होने पर चेंज कर दिया जाएगा या आपसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर कोई LAN, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, यानी हमारा इंटरनल नेटवर्क के बारे में, तो अगर आपका कंप्यूटर कभी लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है तो उसको कभी भी परमानेंट यानी स्टैटिक IP एड्रेस दिया जा सकता है। और आप चाहें तो DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बेसिकली ये है IP देने के लिए एक सर्विस। तो DHCP के थ्रू भी आप टेम्परेरी IP एड्रेस जो है अपने सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट पर कनेक्टेड होगा उसके पास एक यूनिक IP एड्रेस होना ज़रूरी है ताकि इंटरनेट पर उसे कम्युनिकेशन किया जा सके। चाहे वो डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहता है, चाहे वो कोई डेटा की रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो वो सही तरीके से तभी हो पाएगा जब उसके पास एक यूनिक IP एड्रेस होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपको अगर अपना IP चेक करना है या फिर किसी भी वेबसाइट का IP चेक करना है, ये तो मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ कर भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप किसी भी वेबसाइट का, जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूशन की हो, आपके स्कूल की, कॉलेज की, आपके ऑफिस की, या फिर जैसे कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, किसी का भी IP एड्रेस आपको अगर देखना है तो उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या यूनिक्स सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं और आपको आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो एक यूज़फुल प्रोग्राम होता है जिसका नाम है पिंग। अब ये पिंग प्रोग्राम क्या है? पिंग प्रोग्राम का यूज़ IP एड्रेस को चेक करने के लिए किया जाता है, या फिर आप इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर या वेबसाइट जो कि इस समय एक्टिव है, ध्यान रहे अगर आपका सर्वर है तो ऑब्वियसली वो 24/7 एक्टिव है। अगर आपने अपने ही सिस्टम पे कोई वेबसाइट होस्ट किया है, कोई वेब एप्लीकेशन होस्ट किया है और वो इस समय एक्टिव नहीं है तो उसका IP एड्रेस तो नहीं जाना जा सकता। लेकिन विंडोज़ में अगर ये सर्वर एक्टिव है, कोई वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस करते हैं, तो आप विंडोज़ में
अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं, और यूनिक्स प्रोग्राम है तो आप यूनिक्स में कमांड प्रॉम्प्ट पर भी जा सकते हैं, और वहाँ से आप टाइप करते हैं पिंग और जो भी वेबसाइट का आपको एड्रेस चाहिए, फॉर एग्जांपल पिंग www.yahoo.com। तो इससे क्या होगा, पिंग प्रोग्राम जो है वो उस कंप्यूटर को एक पिंग मैसेज भेजेगा। पिंग मैसेज क्या है, एक बेसिकली आईसीएमपी का इको रिक्वेस्ट है। आईसीएमपी आपने टीसीपी प्रोटोकॉल का एक प्रोटोकॉल है विच रेफर्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो पिंग कमांड जो है वो क्या करेगा, वो एक इको रिक्वेस्ट भेजेगा। अब वो अगर कंप्यूटर एक्टिव है तो वो मैसेज का रिप्लाई बैक करेगा, और रिप्लाई बैक के दौरान वो क्या करेगा, वो रिप्लाई में जो भी टाइम है वो बताएगा, और जो भी उसका एड्रेस का है, आईपी एड्रेस है, वो भी बताएगा। और अगर वो टाइम नहीं बताता है या फिर आपको मैसेज आता है रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, इसका मतलब है या तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, या वो सर्वर जो आप एक्सेस करना चाह रहे थे, या वो वेबसाइट जो आप एक्सेस करना चाह रहे थे, वो रीचेबल नहीं है। तो पिंग डोमेन जो है वो नेम को रिजॉल्व करके उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको शो कर देगा। ये एक्सरसाइज आप साथ साथ कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी दे सकता हूं। अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और पिंग कमांड का इस्तेमाल कीजिए, और आप मुझे किसी एक वेबसाइट, जो भी आपकी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिसे आप यूज़ करते हैं, आप उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आई विल बी वेटिंग। आप लोग कुछ भी जो भी वेबसाइट आपको रेफ़र करनी है आप रेफ़र कर सकते हैं। ओपन टू ऑल, एनी वेबसाइट, नाइलेट वेबसाइट रेफ़र कीजिए, फेसबुक कीजिए, इंस्टा कीजिए, लिंक्डइन कीजिए, जीमेल कीजिए, गूगल कीजिए, याहू कीजिए। जो भी वेबसाइट आप डेली बेसिस पे एक्सेस करते हैं, जो भी पढ़ने के लिए आप यूज़ करते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब यूज़ करते हैं, उन वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस आप पिंग कर सकते हैं, और आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हरिए प्लीज़। अमृत जी यूट्यूब का आपने रेफ़र किया था, पंकज फेसबुक रेफ़र किया था। आप इन सभी वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस बता सकते हैं। मोबाइल से आप अदरवाइज़ चेक कर सकते हैं, और कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी, लेकिन फ़िलहाल हम पिंग कमांड की बात कर रहे हैं नमन, तो वो मोबाइल से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि मेरे पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको किसी का भी आईपी एड्रेस बता सकती हैं, बट मोबाइल से वो वेबसाइट्स के थ्रू होगा, और हम यहाँ पिंग कमांड की बात कर रहे हैं, तो पिंग से तो नहीं, मोबाइल से तो नहीं हो पाएगा नमन, बिकॉज कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेसिबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारे व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आगे की ओर बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस की बात करते हैं, आईपी एड्रेस के नोटेशंस की बात करते हैं, आईपी एड्रेस के फॉर्मेट्स की बात करते हैं, आईपी एड्रेस की क्लासेस की बात करते हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारी अगली स्लाइड की ओर। अब सबसे पहले हमने क्या कहा, आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है। अब ये जो आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस है, इसमें हम बात कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 की। आईपी वर्जन 4 मार्केट में काफ़ी सालों पहले से है, जब से हमारा इंटरनेट प्रोमिनेंट हुआ है। हमारा आईपी वर्जन 4 एक्टिव है। आईपी वर्जन 6 भी अवेलेबल है, क्योंकि आईपी वर्जन 4 डिप्लीट हो रहा है। पर फिलहाल हम हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे आईपी वर्जन 4 के नोटेशंस की। तो आईपी वर्जन 4 को दिखाने के 2 कॉमन तरीके हो सकते हैं, 2 कॉमन नोटेशंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है बाइनरी नोटेशन, और दूसरा है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अगर हम बाइनरी नोटेशन की बात करें तो बाइनरी नोटेशन में क्या होता है, बाइनरी नोटेशन में IPv4 जो है ये एड्रेस 32 बिट्स का होता है। आई होप सबको ये वर्ड पता है, बिट्स। बिट क्या है, 0 या 1, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ नंबर सिस्टम। तो आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का एक यूनिक नंबर है। इन 32 बिट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट को ऑक्टेट या फिर 1 बाइट कहा जा सकता है। इसीलिए जो ये आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, इस 32 बिट के एड्रेस को हम 4 बाइट का एड्रेस भी बोल सकते हैं। हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर है ये एक बाइनरी नंबर है, 32 बिट का नंबर है,
और ये 32 बिट का नंबर जो है वो 8 के पेयर के बाद थोड़ा सा स्पेस से रेफ़र किया गया है, और इस नोटेशन को हम बाइनरी नोटेशन कह सकते हैं। जो इसका डेसिमल नोटेशन है, जिसको आप डॉटेड डेसिमल नोटेशन कह रहे हैं, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी यही नंबर है, लेकिन वो नंबर्स का जो 8 बिट्स का पेयर है, यानी 4 ऑक्टेट्स हैं, इन ऑक्टेट्स को हम बाइनरी फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो हमारा बन जाएगा डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो ये नंबर सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, उसको उसके वेटेड 2 जो भी उसका वेटेड लोकेशन है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमारा स्मॉलेस्ट आईपी एड्रेस होगा वो बनेगा 0.0.0.0, जहाँ पर 32 ज़ीरोज़ होंगे। और अगर हमारा सबसे बड़े आईपी एड्रेस की हम बात करें तो दैट विल बी इक्वलेंट टू 32 वंस। 32 वंस मतलब 32 वंस को 8 वंस को आप अलग करेंगे और बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद जब आप उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो द बिगेस्ट आईपी एड्रेस विल बी हैविंग इज 255.255.255.255। प्रमीत जी, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट बेसिकली अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आपको नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, CCC कोर्स में एनरोल करना होगा विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप वहाँ पर भी CCC का सारा कंटेंट देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमें बताता है आईपी एड्रेस के अंदर क्लासफुल एड्रेसिंग कैसे की जा सकती है। अब बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास है 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 आईपी एड्रेसेस विच इज़ इक्वलेंट टू 2^32, और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इट्स वेरी ह्यूज नंबर, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 400 करोड़। तो बेसिकली अगर आपका इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर सिस्टम को एक यूनिक आईपी एड्रेस दे पाएँ। तो अगर आप सिस्टम्स को यूनिक आईपी एड्रेस देना चाहते हैं तो हम क्लासफुल एड्रेसिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग में आईपी एड्रेसेस स्पेसेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। हर क्लास का एक अलग एड्रेस स्पेस होता है, एक अलग पार्ट होता है जो इसी आईपी एड्रेस की रेंज जो हमने अभी डिफाइन की 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 को ही यूज़ करती है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि क्लास ए, बी और सी में होस्ट और नेटवर्क आइडेंटिफाई होते हैं, तो इन क्लासेस का यूज़ हम नेटवर्क और होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, यानी कि ये नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं यहाँ। और क्लास डी जो है हमारा, ये क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि जिसमें एक सेंडर के साथ मल्टीपल रिसीवर्स को डाटा भेजा जा रहा हो। क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए रखा गया था, रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करने का प्लान था, और ये नॉर्मली पब्लिक इंटरनेट के लिए यूज़ में नहीं था। तो ये था मेरा एक छोटा सा आइडिया अबाउट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसिंग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी की डिटेल की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की डिफ़ाइन करने का प्रोसेस है, जिसमें हमने कहा कि क्लास ए में जो हमारी एड्रेसिंग की गई है, इसमें जो पहला ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट बिट पैटर्न जो है वो क्लास डिफाइन करता है। पहला ऑक्टेट क्यों? क्योंकि बाकी के सारे जो है वो तो 000 या फिर 255 रखे जा सकते हैं, लेकिन जो ये पहला ऑक्टेट है वो ही क्लास डिफाइन करता है। जैसे कि क्लास ए की हम बात करें तो क्लास ए में क्या है, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट इज़ ऑलवेज 0, चाहे कुछ भी हो, क्लास ए का फर्स्ट बाइट 0 है। सिमिलरली क्लास बी में जो है आपका फर्स्ट बाइट जो है वो फर्स्ट 2 बाइट्स में कहूँगा 1 और 0 रहता है। तो जैसे क्लास ए का स्टार्टिंग एड्रेस 0 था तो शुरू होता है 0 से, तो सारे ज़ीरोस, और एंड होता है तो 0 एक पहला और उसके बाद 31 वंस। लेकिन क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में क्या है, इसमें 2 बाइट्स फिक्स्ड हैं, 1 0, पहली 1 है, दूसरी 0 है, तो सारा जो क्लास है वो 1 0 के साथ ही शुरू किया जाएगा। और क्लास सी की बात करें तो इसमें पहली 3 बाइट्स फिक्स्ड हैं, 1 1 0, तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी जो आईपी एड्रेस है वो
फर्स्ट ऑक्टेट 110 से ही उसका शुरू होना चाहिए, बाकी तो हैं सारे 000 से लेकर 111 तक हो सकता है। तो बेसिकली क्लास ए, बी और सी जो है वो ये सब कुछ डिसाइड करती हैं। बढ़ते हैं इस डायग्राम की ओर। ये डायग्राम थोड़ा सा न्यूमेरिकली इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल न्यूमेरिकली इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्लास ए शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ 0, क्लास बी शुड स्टार्ट विद 10, क्लास सी शुड स्टार्ट विद 110। इसी तरह आप इस डायग्राम में देख रहे हैं क्लास डी स्टार्ट्स विद 111 एंड क्लास ई स्टार्ट्स विद ऑल 4 ones। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने कहा था कि क्लास ए, बी और सी ही नेटवर्क और होस्ट आईडी डिफाइन करते हैं। नेटवर्क आईडी नेटवर्क का एड्रेस है, होस्ट आईडी होस्ट का एड्रेस है, और उनका कॉम्बिनेशन यूनिक होता है। तो क्लास ए में सिर्फ एक बाइट, आप देख सकते हैं डायग्राम में, सिर्फ एक बाइट रिजर्व्ड है फॉर नेटवर्क आईडी और बाकी की 3 होस्ट आईडीज़। क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडीज़ हैं और 2 होस्ट आईडीज़ हैं। क्लास सी में 3 बाइट रिजर्व्ड है नेटवर्क आईडी के लिए और सिर्फ 1 बाइट रिजर्व्ड है होस्ट आईडी के लिए। क्लास डी और ई तो हमने ऑलरेडी बात किया कि इसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कंसेप्ट नहीं है। तो बेसिकली हम जो ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूट्स में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर क्लास बी या क्लास सी के नेटवर्क्स होते हैं। देखिए, ज़्यादातर ऑफिसेज में कितने पीसी होंगे? 200, 100, 200, 250। तो क्लास सी की जो 1 बाइट है होस्ट आईडी के लिए वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, क्योंकि 1 बाइट मतलब 255। 0 से 255 हटा दें तो भी 254 नोड्स हमारे पास बच जाते हैं। लेकिन अगर हम क्लास बी की बात करें तो हमारे पास बचते हैं कुछ 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब 2⁻16 विच कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 65,500 समथिंग। तो विच इज़ रियली अ ह्यूज नेटवर्क। तो इतना बड़ा नेटवर्क नॉर्मली हमारे पास नहीं होता है। तो हम जो स्टार टोपोलॉजी के थ्रू बात कर रहे थे, हम क्लास सी को ही, के नेटवर्क को ही अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ में लाते हैं। तो ये डायग्राम जो है आपको ये दिखा रहा है। दूसरी बात, जैसे आपने ऑक्टेट की रेंज डिफाइन की थी कि पहले 0 से शुरू होगा फिर 10 से, तो उससे आपकी क्लासेस का पहला जो नेटवर्क आईडी कह सकते हैं या नंबर कह सकते हैं वो भी डिफाइन हो रहा है, स्टार्टिंग रेंज। तो क्लास ए की है 1 से 127, क्लास बी की है 128 से 191, सी की है 192 से 223, डी की है 224 से 239 और ई की है 240 से 255। बेसिकली ये नंबर्स बताने का आपको लॉजिक ये है कि सीसीसी एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी आपके कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, हो सकता है आपको कोई आईपी एड्रेस दिखाया जाए और आपसे उसकी क्लास पूछी जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे आईपी एड्रेस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये चेक कीजिए पहली बार वो 4 ऑक्टेट्स का है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए 5 ऑक्टेट का भी ले लिया जाता है, या फिर कई बार नंबर जो है वो 255 से बड़ा भी ले लिया जाता है, विच इज़ इनकरेक्ट। लेकिन अगर आपको एक करेक्ट आईपी एड्रेस दिया जाए, फॉर एग्जांपल 200.200.200.200, तो आपको कौन सी क्लास का आईपी है ये पूछा गया है। आपको सिर्फ ये जो पहला ऑक्टेट में रेंज डिफाइन है उसी को याद रखा होगा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। 200 जो है वो क्लास सी की में फॉल कर रहा है, 192 से 223, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं कि ये एक क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं 1 या 2 क्वेश्चंस नॉर्मली ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसे नोट भी करेंगे और साथ में अगर किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स इन दिस? ऑक्टेट कैसे निकला, कैसे कैलकुलेट हुआ, रेंज कैसे कैलकुलेट हुई, हम क्लास सी का नेटवर्क क्यों यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो बढ़ते हैं हम हमारे अगली स्लाइड की ओर। सो अगली स्लाइड हमारी बात करती है कि आईपी जो है ये डिफाइन कैसे करने हैं, यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक आईपी का कंसेप्ट क्या है। पहले तो हम थ्योरी में आए उससे पहले हम इस इंग्लिश वर्ड की बात करते हैं, व्हाट इज़ स्टैटिक एंड व्हाट इज़ डायनेमिक। वैसे तो जब मैंने नीड ऑफ आईपी एड्रेस पढ़ा था, थोड़ा सा आपको नमन मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा, काइंडली आप मुझे बताएं कि किस टॉपिक में रिपीटिशन की रिक्वायरमेंट है, मैं आपके लिए उस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा।
कैसे पहचानना है। ओके, तो बेसिकली जैसे हमारे नमन जी ने पूछा है, हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर आपको कोई एक आईपी एड्रेस दिया जाए तो आपको उसे पहचानना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से आप ये वाला कौन सी क्लास का आईपी है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको चेक करना है कि आईपी करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आईपी जो है वो 4 ऑक्टेट का ही होना चाहिए, 32 बिट का है, इसका मतलब 4 ऑक्टेट का। अगर कोई आपको पूछता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2.10.2.10.2 यानी 5 ऑक्टेट हो गए, तो इसका मतलब वो आईपी एड्रेस ठीक ही नहीं है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि 255 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक करेक्ट आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 150.1.25.15, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 150 मैं टाइप भी यहाँ पे कर सकता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। थोड़ा सा साइज अगर आपको और बड़ा कर देते हैं। नमन जी आपके लिए ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली अगर इस तरह का कोई आईपी एड्रेस दिखाए और आपसे पूछे कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास में बिलोंग करता है, तो आपको बाकी की 3 बाइट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है फर्स्ट बाइट, और फर्स्ट बाइट है 150। नाउ आपको क्या करना है, आपको अपने टेबल में जाना है और वहाँ पर आपने देखना है कि 150 कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है। 1 से 127 है क्लास ए, 128 से 191 है क्लास बी, 192 से 223 है क्लास सी, एंड सो ऑन। और हमारा 150 था, वो आपने देख लिया कि 128 से 191 में फॉल किया है, इसका मतलब क्लास बी हमारा 128 से ही 191 में था, तो वहीं हमें पता चल गया कि ये हमारा क्लास बी है। मैं उम्मीद करता हूँ नमन आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपीज़ की। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपीज़ बेसिकली, उस पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि स्टैटिक और डायनेमिक होता क्या है। तो स्टैटिक मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, यानी एक बार अगर आईपी दे दिया तो वो चेंज नहीं होगा, वो नेटवर्क में उसी नाम से पहचाना जाएगा। स्टैटिक आईपी की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? स्टैटिक आईपी की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम कोई वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं कि बार बार हमारा एड्रेस पर कोई आएगा, कोई ट्रैफिक आएगा, और उस ट्रैफिक को हमें सही से एड्रेस करना है। अगर हम उस समय डायनेमिक आईपी लेंगे तो हर बार जो हमारा सर्वर है उस पर हमारा आईपी अलग अलग चेंज होता जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम स्टैटिक आईपी लेते हैं। लेकिन डायनेमिक आईपी क्या है, जैसा जब इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है तब आपको आईपी दिया जाए तो उसको हम डायनेमिक आईपी बोलते हैं। तो बेसिकली ये तो था थ्योरी पार्ट की होता क्या है। अब बेसिकली बात करते हैं हमारा इस स्लाइड के बारे में। तो इस स्लाइड में हम क्या बात कर रहे हैं कि आईपी नेटवर्क में हर डिवाइस को एक आईपी दिया जाता है, और ये एड्रेस जो है हम 2 तरह से दे सकते हैं, एक तो स्टैटिक आईपी और एक डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी की बात करें तो स्टैटिक आईपी एक परमानेंट एड्रेस होता है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली असाइन करता है। ये एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। तो ज़्यादातर या तो राउटर को देना है, या फायरवॉल को देना है, या प्रॉक्सी सर्वर को देना है, या सर्वर को देना है, या फिर कभी मान लीजिए नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रिंटर कनेक्टेड है, उसको देना है। तो ये सब जो है वो स्टैटिक आईपी यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें एक फिक्स एड्रेस की ज़रूरत होती है ताकि मल्टीपल यूज़र्स उन्हें ईजिली और फास्टली एक्सेस कर सके, बार बार उनका आईपी एड्रेस चेंज ना हो। उसके बाद आते हैं हम अगले एड्रेस, जो कि है डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक, एज द नेम सजेस्ट्स, ये एक टेम्परेरी एड्रेस होता है जो कि DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP ही के सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली असाइन किया जाता है। ये बेसिकली टाइम पर चेंज हो सकता है। तो जैसे ही क्लाइंट मशीन, जैसे कि कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, एक आईपी एड्रेस की डिमांड करती है, वैसे ही उसे ये प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जनरली केबल या DSL इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू यूज़र को डायनेमिक आईपी एड्रेस ही दिया जाता है। राउटर और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्लाइंट को आईपी एड्रेस डायनेमिक ही देने की जाती है।
तो ये था हमारा एक कंसेप्ट अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक एड्रेस। ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि हमारे सिस्टम पे कैसे हम डिसाइड करते हैं कि डायनेमिक आईपी दिया है या स्टैटिक आईपी है। तो आप देख सकते हैं आपके पास आईपी की सेटिंग का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पर है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। यानी अगर आप आईपी को ऑटोमेटिकली ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्टैटिकली कोई आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे वाला जो सेटिंग है उस पर आ सकते हैं, यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, जिसमें आपने आईपी दिया, सबनेट मास्क दिया और डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी अपने राउटर का भी आईपी दिया है। और अगर आप जो भी डीएनएस को रेफ़र कर रहे हैं जो आपका आईएसपी से मिलता है, वो एड्रेस भी हमने यहाँ पर दे दिया है, डीएनएस एंड ऑल्टरनेट डीएनएस का। तो ये दोनों सेटिंग्स के थ्रू अगर आपका क्लाइंट मशीन है जो किसी सर्वर से कंट्रोल किया गया है, जिसमें डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड है, उसमें आप ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली बोलेंगे, और दूसरे में यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस यानी स्टैटिक आईपी की बात करेंगे। तो ये था मेथड टू ऑब्टेन आईपी एड्रेस। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे, और एक एक्सरसाइज भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस जिससे भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो वो शेयर भी कर सकते हैं, बट सिक्योरिटी रीज़न से आप शेयर नहीं करना चाहते, टोटली फाइन। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अगर इतने अपना वेल वर्स्ड हों कि अगर आपसे आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस पूछा जाए, आपको आईपी चेंज करने के लिए कहा जाए, तो आप इजीली आपको पता हो कि आप आईपी की सेटिंग्स कैसे करते हैं, डीएचसीपी कब यूज़ किया जाता है, स्टैटिक आईपी कब यूज़ किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ साथ जो भी आपको डाउट आए आप पूछ सकते हैं। तो गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस, आप इसको कर लीजिए ट्राई। आप चाहें तो आईपी बता सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट नीड टू नो द आईपी। आप सिर्फ इतना कर लें कि आप सिस्टम पे आईपी कैसे चेक करेंगे। हरिए प्लीज़, फटाफट से करिएगा, साथ साथ करेंगे तो और मज़ा आएगा आपको भी। वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर्स। ठीक है, आप आईपी बता रहे हैं, इट्स ओके, बट नहीं बताएंगे तो भी कोई बात नहीं, आप डन भी लिख सकते हैं। पिंग कमांड के थ्रू आप कर ही रहे थे, आप अपना आईपी को यहाँ से इस सेटिंग से चेक कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिफरेंट प्रोसेस है, बट आप सिंपल आजकल आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन से आप आईपी सेटिंग्स में जाएं और अपना मशीन का आईपी देख सकते हैं। हो सकता है अगर आप इंटरनेट कनेक्शन जो है किसी सर्विस प्रोवाइडर से यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास आईपी डिफाइन नहीं आ रहा हो, बट अगर आप ऑफिस से अटेंड कर रहे हैं, स्कूल से अटेंड कर रहे हैं, कॉलेज से अटेंड कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए, आई एम गेटिंग आंसर्स, वेरी गुड। आईपी कॉन्फ़िग आप यूज़ कर रहे हैं, वेरी गुड प्रमीत, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिंग कमांड बताई थी उसी समय हमने आईपी कॉन्फ़िग की बात की थी। लिनक्स की कमांड वेरी गुड अलग है। जीतू जी, आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सेटिंग्स नहीं है। आप माय आईपी गूगल पे लिखेंगे तो भी आपको आईपी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप इंटरनेट की सेटिंग्स में जाएंगे तो भी आपको आईपी मिल जाएगा। मोबाइल में भी एक आईपी है, बट नॉर्मली वो आईपी जो है वो डायनेमिक ही होगा, क्योंकि मोबाइल में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही कनेक्शन होता है और वहाँ पर हमें स्टैटिक आईपी की आवश्यकता नहीं होती। तो जीतू जी, मुझे लगता है आपका आंसर आपको मिल गया है। प्रमीत जी ने बहुत ही हमें अच्छे ऑप्शंस बताए हैं, विंडोज़ और लिनक्स की कमांड्स हैं। आगे बढ़ते हैं आईएसपी की ओर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो टॉपिक्स हैं आप सिलेबस देखिएगा, बहुत शॉर्ट में इनके बारे में कहा गया है, तो बहुत शॉर्ट में मैं थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रो इसमें कवर करूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोग सब वेल वर्स्ड हैं थोड़ा थोड़ा आईएसपीज़ के बारे में, या ये बेसिक चीज़ों का आपको शायद आइडिया हो, लेकिन फिर भी इसको बताने से ये बेनिफिट होगा कि अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो वो आज ही आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आईएसपी की ओर। तो आईएसपी क्या है, नाम सबने सुना होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या काम करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो यूज़र्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराती है।
आईएसपी की हेल्प से लोग अपने घरों से, ऑफिसेस से, स्कूल से या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी वो हैं वहाँ से इंटरनेट को कनेक्ट कर पाते हैं। आईएसपी क्या करता है, वो यूज़र्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। हो सकता है उसको ज़रूरत है तो वो सर्वर्स इस्टेब्लिश करता है, कम्युनिकेशन की लाइंस बिछाता है, या बेसिकली कम्युनिकेशन की लाइंस में आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स है, बट कुछ टाइम पहले तक हमारे 50 ओम वाले कोएक्सियल केबल्स की बात होती थी या लैन केबल्स की बात होती थी। तो बेसिकली जब भी कोई भी यूज़र इंटरनेट का यूज़ करना चाहता है तो उसे किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेना ही पड़ता है, जो कि हमारे को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आईएसपीज जो है वो यूज़र्स को अलग अलग तरह के इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो आप वो ले लीजिए, जो सबसे बेसिक है। अगर आपको कोई ईमेल सर्विस चाहिए, यानी आप अपना ईमेल बनाना चाह रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल बनाना चाह रहे हैं, जैसे मेरा ईमेल @nilet.gov.in है, तो इस तरह की सर्विस भी हमें किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेनी होगी। हमारा गवर्नमेंट वाला है लेकिन आप प्राइवेट वेंडर हैं, आपको अपने ऑफिस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, तो भी आप किसी भी आईएसपी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होस्ट करनी है तब भी आपको आईएसपी से एक स्टैटिक आईपी की आवश्यकता होगी, या आपको अपना डोमेन रजिस्टर कराना है। डोमेन के तौर पर मतलब आपको आपकी वेबसाइट का एक नाम रजिस्टर कराना है, तो भी आप किसी भी आईएसपी के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट यूज़ करने के लिए यूज़र्स को आईएसपी को एक मंथली या ईयरली या जैसा भी उनका फेयर चार्जेस हो उस तरह की एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ी जो है, प्लान जो है, वही स्पीड और डेटा का जो जितना भी रेंज है, लिमिट है, वो डिसाइड करता है। तो बेसिकली बढ़ते हैं आगे कुछ कॉमन आईएसपीज़ की ओर। वैसे तो आप सब जानते होंगे, सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे, बट मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहाँ कवर किए हैं। जैसे मेरे पास है एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है। क्या आप लोग मुझे किसी भी और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम बता सकते हैं जिनका कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं अदर देन दीज फोर्स? मैंने बहुत ज़्यादा नाम यहाँ पर नहीं रखे हैं। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, बहुत ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आप किसी का भी नाम रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि आप किस तरह से कौन सा आईएसपी यूज़ कर रहे हैं, और आप वही इन्फॉर्मेशन हमारे साथ भी शेयर करेंगे तो एवरीबडी विल फील कनेक्टेड। सबको नया हो सकता है, किसी को एक नया नाम, एक नए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पता चले, तो हरी अप प्लीज़, फटाफट से मुझे 1-2 रिप्लाईज मिल जाएं। हैथवे, वेरी गुड। और कोई? एनीबडी एल्स प्लीज? आइडिया तो खैर बहुत जगह अभी नहीं है, बट चलिए ठीक है, वो भी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एक और बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। बेसिकली ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये इंटरनेट कहाँ से परचेज कर रहे हैं? एनीबडी? थोड़ा सा कम्प्लेक्स है बट कनेक्टेड है इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। चलिए मैं ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके पास एक स्पेक्ट्रम रहता है। एयरसेल, ओके जीतू, वेरी गुड। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके पास एक स्पेक्ट्रम रहता है। स्पेक्ट्रम डिसाइड करने का जो काम है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई करती है, और हमारा जो संचार पूरा कंट्रोल किया जा रहा है बाहर से, वो है वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि ट्राई का ही एक बॉडी है जिसका ये काम है। उसके बाद बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनके अपने बैकबोन नेटवर्क्स हैं, जिसमें जियो है, आईबीएम है, ये आगे अपने नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये जो हमारे वेंडर्स हैं ये उनके थ्रू नेटवर्क जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। नाउ व्हाट इज़ एक्चुअली रोल ऑफ आईएसपी? वैसे तो हमने फंक्शंस की बात की, लेकिन रोल की अगर हम और बात करें तो रोल ऑफ आईएसपी क्या होगा? बेसिकली सबसे पहला रोल क्या है? टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आईएसपी क्या करता है? वो यूज़र्स को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से लोग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और जो भी ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल क्या है? असाइन आईपी एड्रेस टू यूज़र्स। अब देखिए, इंटरनेट चलाने के लिए हमने कहा इंटरनेट तो चलो कनेक्टिविटी दे दी, लेकिन वो चला कब पाएंगे? जब उनके पास एक यूनिक
आईपी एड्रेस होगा, जो कि हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा आईएसपी। चाहे आप लोग अभी फ़ोन की बात कर रहे थे, हमारे जीतू जी से भी बात हुई, वो भी फ़ोन पे इंटरनेट की बात कर रहे थे, या किसी भी तरह से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो आईएसपी के थ्रू कर रहे हैं, आईएसपी के थ्रू कर रहे हैं तो आपको आईपी कौन दे रहा है, वो भी आईएसपी ही दे रहा है। तो आईएसपी हर यूज़र को एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, जिससे इंटरनेट पर उस डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब बेसिकली हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी, हमें आईपी एड्रेस दे दिया। अब इंटरनेट आएगा कैसे, क्योंकि नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है। नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन भी आईएसपी अपने सर्वर्स को, केबल्स को, राउटर्स को और नेटवर्क सिस्टम को मेंटेन करने का काम भी करता है, और वही रीज़न है कि हमें एक फास्ट स्पीड पर एक स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करेगा तो कनेक्टिविटी देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, जब तक एक प्रॉपर इंफ्रा नहीं होगा। तो इंफ्रा ज़रूरी नहीं है कि हर छोटे आईएसपी का एक प्रॉपर अपना इंफ्रा हो। बेसिकली इंफ्रा जो है वो शेयर्ड बेसिस पर भी यूज़ किया जा सकता है बिटवीन वेरियस आईएसपीज एंड टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। उसके बाद आते हैं सर्विसेज किस प्रकार की देता है। आईएसपी एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे अभी हमने बात की थी ईमेल की, वेब होस्टिंग की या फिर ब्रॉडबैंड की। और आखिरी में सबसे ज़रूरी है कि वो इंश्योर करता है कि स्मूथ एंड सिक्योर इंटरनेट मिल सके। आईएसपी ही इंश्योर करता है कि हमारा जो कनेक्शंस हैं वो रिलायबल हो रहे हैं और हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र है वो भी सिक्योर हो रहा है। अगर आईएसपी ये इंश्योर नहीं करेगा तो हम लोग नेटवर्क कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नेटवर्क पर डेटा जो है वो सेफ़ नहीं होगा और हमारी किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई भी एक्सेस कर पाएगा, जो आईएसपीज़ की ड्यूटी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, हमने अभी पढ़ा आईपी एड्रेस, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये और आईपी एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे तो सेम ही चीज़ है, बट वो एक यूनिक एड्रेस था और प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। तो इंटरनेट को चलाने के लिए, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए जो एक रूल्स का सेट होता है उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है। यही रूल्स डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे सेंड होगा, किस तरह से, कौन सर्वर है, कहाँ से डेटा ट्रांसमिट शुरू हो रहा है, कहाँ से डेटा रिसीव हो रहा है, कैसे रिसीव हो रहा है, सिक्योरली उसको इंक्रिप्शन कैसे की गई है, किस रेट पे डेटा आ रहा है, ये सब काम जो है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल ही कर रहा है। तो आईपी का बेसिकली मेन काम अगर हम कहें तो क्या है, वो इंश्योर करता है कि डेटा सही डेस्टिनेशन तक पहुँचा है और सेफ़ या सिक्योर तरीके से ही पहुंचा गया है। तो इंटरनेट पर हर डिवाइस, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सर्वर हो, इन सब के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस था और यही आईपी एड्रेस की हेल्प से ही डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा है। और जब भी कोई यूज़र इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट को ओपन करता है तो ये आईपी का ही काम है कि वो मैसेज सेंड करता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके, और आईपी जो है उन पैकेट्स को करेक्ट एड्रेस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो अक्सर दूसरे प्रोटोकॉल्स के साथ ही काम करता है, जैसे टीसीपी आईपी, क्योंकि ये भी उसी का एक सूट का पार्ट है। अगर आपने टीसीपी नाम सुना है, विच इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ट्रांसमिशन करने के लिए जो भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स मतलब प्रोटोकॉल सूट, तो जो भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं उससे ही डेटा सेंड होता है, जिसमें एक प्रोटोकॉल है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद बाकी भी जो प्रोटोकॉल्स आएंगे, जैसे हमारे पास टीसीपी है, वो भी एक बहुत ही ज़रूरी प्रोटोकॉल है, बढ़ते हैं उसी की ओर। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी बेसिकली क्या है, टीसीपी आईपी एक साथ कहा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये इंटरनेट के बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। ये एक सेट ऑफ रूल्स है, सिर्फ एक नहीं था, आईपी अलग था, टीसीपी अलग था, कंबाइनली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल सूट होता है। तो बेसिकली हमारे पास टीसीपी आईपी का एक प्रोटोकॉल सूट है। ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंटरनेट पर डेटा को सेंड और रिसीव करने में हेल्प करते हैं। टीसीपी का काम होता है डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना,
ताकि डेटा इजीली नेटवर्क पर सेंड हो सके। और आईपी का काम होता है कि पैकेट जो है वो सही डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचे हैं। क्योंकि अगर आपका सही डेस्टिनेशन एड्रेस है, देखिए आप सपोज कीजिए आप मुझे एक ईमेल कर रहे हैं, तो हो सकता है बीच में बहुत सारे डिफरेंट नोड्स हों आपके पीसी और मेरे पीसी के बीच। तो ये आईपी एड्रेस ही है जो आपके पीसी को पैकेट को एक कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करता है, ताकि टीसीपी जो है उन पैकेट्स को उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचा सके और वहां पर उन्हें कंबाइन करता है, या फिर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो जिस तरह से सेग्रीगेट हुए थे उसी तरह उसे रीअसेंबल करता है, ताकि हम डेटा हमारा कम्युनिकेशन हो सके। और इसी तरह टीसीपी और आईपी मिलकर इंटरनेट पर डेटा का कम्युनिकेशन करवाते हैं, जो कि एक रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है और कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ये था थोड़ा सा टीसीपी की थ्योरी और आईपी की थ्योरी। अब बेसिकली प्रोटोकॉल सूट में सिर्फ यही दो प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिस तरह का काम आपको करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए शायद आपने एफटीपी का नाम सुना हो, या फिर अभी हमने वेब एड्रेस की बात कर रहे थे तो तब हमारे पास एचटीटीपी था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप डीएनएस की हमने की कि हमें आईपी चाहिए, तो डीएचसीपी की बात हमने की, डोमेन नेम की बात की यानी डीएनएस की बात की। तो जो भी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं कंप्यूटर पे जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पर कोई ना कोई टीसीपी प्रोटोकॉल, कोई ना कोई प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर और इंटरनेट लेयर पर ये दो प्रोटोकॉल्स ज़रूर होंगे। ऊपर से कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये होता है हमारा प्रोटोकॉल सूट, सेट ऑफ रूल्स टू कनेक्ट टू इंटरनेट। उसके बाद आते हैं हम अगली स्लाइड की ओर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, यानी कि हम इंटरनेट पर किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करने के। तो इंटरनेट पर कनेक्ट करने के डिफरेंट से मेथड्स हैं, जैसे कि आपके पास सबसे पहले है डायल अप कनेक्शन। ये आपको शायद याद होगा, जब आप अगर कुछ साल पहले भी आप इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करते आए हैं, कुछ 10-15 साल पहले, तो नॉर्मली कनेक्शन के लिए हम डायल अप कनेक्शन का ही इस्तेमाल करते थे। आपको याद होगा जब हम टेलीफोन लाइंस यानी हमारे लैंडलाइन फ़ोन्स के थ्रू इंटरनेट यूज़ करते थे, उसको हम बोलते थे डायल अप कनेक्शंस। ये इंटरनेट कनेक्शन का पुराना तरीका है जिसमें टेलीफोन लाइंस का यूज़ किया जाता है। इसमें मॉडेम जो है वो फ़ोन लाइन को डायल करता है और इंटरनेट कनेक्ट होता है। ये बहुत ही पुराना तरीका था जब स्पीड जो है कुछ किलोबिट्स पर सेकेंड kbps में होती थी। ये बहुत ही स्लो स्पीड के कनेक्शन होते थे। उसके बाद हमारे पास आए ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। अब ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस क्या थे? ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आपके डायल अप कनेक्शन के मुकाबले एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, जो DSL यानी कि आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की तरह उसको यूज़ करता है। ये केबल्स या बाकी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके डायल अप कनेक्शन सेट करता है। ये काफ़ी स्टेबल होता है और आपका फास्ट इंटरनेट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। एनीथिंग एनीबडी वांट टू से? आप कौन सी तरह का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम आगे की नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, मोड्स ऑफ कनेक्शन से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू टुमारो।